today we are going to continue the sound chapter in more detail. Like, first of all, you will see that what type of wave is sound. Sound जो है किस प्रकार का wave है. तो here it is written like sound waves are longitudinal waves. Now you must be wondering that what are longitudinal waves. भाई longitudinal waves क्या होता है, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये वेव क्या है, वेव है क्या. So I will answer these all questions in this slide. Actually there are two types of wave. One is longitudinal waves and other is transverse wave, right? So sound is a longitudinal waves. In these waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of the propagations of the disturbance. इस टाइप के वेव में क्या होता है कि आपका जिस तरह पार्टिकल मूव कर रहा है या पार्टिकल का डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, उसी तरह आपका साउंड का भी प्रोपेगेशन होता है, उसी तरह साउंड का भी गति होता है. लाइक मान लीजिए कि दिस इज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द साउंड. एक मीडियम है जहां से साउंड प्रोड्यूस होगा, दिस वन. एंड इफ साउंड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लाइक दिस हियर, a vibration is started and it's going like this, traveling from this end to this end and reaching to someone ears, किसी के कानों तक पहुंच रहा है. हम लोगों ने पहले भी देखा है कि साउंड वेव जो है, साउंड वेव में जब डिस्टरबेंस होता है तो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है, ना कि वहाँ का पार्टिकल जो है वो यहाँ से वहाँ मूव करता है. आप इस पिक्चर में, इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो डेट्स ओनली वाइब्रेटिंग. जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, या रेड डॉट, ये रेड डॉट या कोई भी, ये जस्ट वाइब्रेट कर रहा है अपने स्थान पर, और जो ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को भी वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर रहा है. और ये एक वेव जो है, जो डिस्टर्बेंस है, वो आगे बढ़ते जा रहा है. और यही डिस्टर्बेंस जो है आपके कानों तक पहुंचेगा और हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट कर पाएगा, समझ पाएगा, जिसे हम सुन पाएंगे. अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. जैसे कि समझ लीजिए कि आप और आपका एक दोस्त जो है एक स्लिंकी को पकड़ा हुआ है ना, और आप जो है एक तरफ से स्लिंकी को पुश करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं. तो क्या होगा कि इसमें जो है स्लिंकी पहले कंप्रेस होगा, फिर छूट जाएगा, फिर वो अपने पोजीशन पे आएगा. फिर अगर इसी टाइप से आप करते हैं तो ये आगे पीछे होगा. फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी, टेक ए स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, यू होल्ड द अदर एंड, है ना. आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो एक तरफ पकड़े और आप दूसरे एंड को पकड़े रहिएगा. देन गिव इट ए शार्प पुश टुवर्ड्स योर फ्रेंड. उसके बाद इसे जो है अपने फ्रेंड की तरफ ढकेलिए. आप ये भी कर सकते हैं कि mark a dot on the slinky. You will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance. मतलब इसमें अगर कहीं पे आप कोई छोटा सा डॉट मार्क कर देते हैं इस जगह पे, तो इसे देखेंगे कि ये जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है ना. जैसा कि आपका ये प्रोपेगेशन हो रहा है उसी के डायरेक्शन में ये मूव करेगा. अब क्या हो रहा है, the regions where the coils become closer, जहाँ पे कॉइल जो है आपके क्लोज होंगे, डेंस होंगे, उसको हम लोग कंप्रेशन रीजन कहते हैं. एंड द रीजन्स वेयर द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफैक्शंस. और जहाँ पे जो कॉइल जो है अलग होंगे उसे हम बोलेंगे रेयरफैक्शन, राइट. दिस वन इज द रेयरफैक्शन एंड दिस वन इज द कंप्रेशन रीजन. मतलब क्या है कि जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, आपका डिस्टर्बेंस जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, तब कंप्रेशन होगा. जब ये फिर अपने पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा, तब ये क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा. And as we already know, sound propagates in the medium as a series of compressions and rarefactions. और हमें पता है कि साउंड जो है कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरह से वो क्या होता है, मूव करता है, राइट, है ना. कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरह से वो मूव करता है. अब यही जो है, we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. जिस तरह से ये propagation एक किसी slinky में हो रहा है, लाइक हम लोगों ने डॉट बनाया और देखा कि इस तरफ मूव कर रहा है, इसी तरफ डिस्टरबेंस हो रहा है, उसी तरह से हम लोग साउंड वेव को भी
इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड वेव जो है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज हमेशा ध्यान देने योग्य है, द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके जो पार्टिकल हैं एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं करते हैं, बट दे सिंपली ऑक्सीलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड डॉट है ये अपने पोजीशन पे हमेशा रहेगा और ये बैक और फोर्थ वाइब्रेट करते रहेगा। ये केवल आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपगेट्स। इसी तरह से साउंड वेव जो है प्रोपगेट करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। हेंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम लोग देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ वेव्स, भाई इसे तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल रहे हैं, तब कितने टाइप के वेव्स होते हैं? एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, राइट। एक वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द अदर इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग समझ चुके हैं कि भाई कैसे इसमें हो रहा है ना, कि जैसे कि इस टाइप के वेव में पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, डिस्टरबेंस आगे जाता है, पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पे रहता है एंड द मूवमेंट ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड और द डिस्टरबेंस इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ द वेव डिस्टरबेंस। ओके, दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप का जो वेव है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑक्सीलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये जो है उस तरह प्रोपगेट नहीं करते हैं, जिस तरह आपके डिस्टरबेंस जा रहा है उसी तरह ये मूव नहीं कर रहा है, बट ऑक्सीलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मेन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल। जैसे ये वेव ट्रेवल जाता है उसी से ये अप एंड डाउन जो है ऑक्सीलेट करते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, वेव जो डिस्टरबेंस है ये सीधे निकल रहा है, आगे निकल रहा है, लेकिन इसका जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है, ये जो हो रहा है डिस्टरबेंस, ये अप एंड डाउन हो रहा है ना। ये जो वाइब्रेशन हो रहा है उस समय क्या हो रहा था कि वो इस तरह से पैरेलल टू द डिस्टरबेंस मूव कर रहे थे। जिस तरह से डिस्टरबेंस जा रहा था उसी तरह से पार्टिकल जो है ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे। बट इसमें क्या है, डिस्टरबेंस अगर सीधे जा रहा है तो इसका जो वाइब्रेशन है उसका अप एंड डाउन है, परपेंडिकुलर टू द डिस्टरबेंस या प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका जो है ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जांपल है वो क्या है, लाइट वेव। लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। वी विल स्टडी ए लॉट अबाउट लाइट वेव इन द हायर क्लासेस and I have shown you the two graph here, right? So we can discuss this also. इसमें क्या हो रहा है, एक ग्राफ में है हाई वेव वेलोसिटी, दूसरे ग्राफ में है लो वेव वेलोसिटी। और तो इसमें हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है, वेवलेंथ जो है अगर हाई वेव वेलोसिटी है तो वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है। यू नो अबाउट वेवलेंथ, वी विल डिस्कस दिस अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। और जो लो वेव वेलोसिटी है उसका वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट हो रहा है। इन दोनों का क्या मतलब है, हम लोग देखते हैं इसको। इसमें दोनों में क्या हो रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट वेलोसिटी है, ठीक। तो यहाँ पे जिसका हाई वेव वेलोसिटी रहेगा उसमें जो वेवलेंथ है वो कम रहेगा। अब हम साउंड को और अच्छे तरह से समझने के लिए उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, लाइक से, एम्पलीट्यूड से, स्पीड से और उससे क्वालिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि भाई ये सब क्या चीज है, क्या वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड how the speed of sound is vary in different type of material, how you can going to differentiate the sound of a person with a sound of a male or female, right? So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन ऑफ ए साउंड। इसका ग्राफ हम लोग देखने समझने का कोशिश करते हैं कि डेंसिटी है और प्रेशर है, इन दोनों के बीच में कैसे वेरिएशन होता है साउंड का, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे आपका दो ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई स्पीकर बोल रहा है, जैसे ये फिगर हम लोगों ने एनिमेशन में भी देखा था कि भाई ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसका डिस्टरबेंस मूव कर रहा है और ये जो पार्टिकल है एक जगह पे ऐसे ऐसे जस्ट इट इज वाइब्रेटिंग, है ना, ऑक्सीलेटिंग है। और साउंड वेव में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए इसको साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, कंप्रेशन और रियरफैक्शन।
हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज कंप्रेशन एंड व्हाट इज रेयरफैक्शन। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जहाँ पे आपका डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादा डेंस हैं, वहाँ पे इसका क्या है, आपका डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको कंप्रेशन रीजन बोलते हैं, और जहाँ पे डेंसिटी कम है उसको बोलते हैं क्या, रेयरफैक्शन रीजन। लाइक जब वो बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे तब हमारा ये रेयरफैक्शन रीजन बन रहा था, जब फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं तो ये कंप्रेशन रीजन बन रहा है। और इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रफ। इसको हम लोग और आगे अच्छे से हम लोग देखेंगे कि क्रेस्ट और ट्रफ क्या है और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज the difference between two consecutive crest or two consecutive trough is known as lambda. Lambda is your wavelength। आपका एक साउंड वेव का ग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium। कैसे डेंसिटी और प्रेशर चेंज हो रहा है जब भी साउंड किसी मीडियम में मूव कर रहा है। The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance, है ना, above and below the average value of density and pressure। ये जो है हमेशा चेंज होते रहता है। डेंसिटी जो है टाइम के साथ जो है वेरी करता है, किसी भी मीडियम में डेंसिटी और प्रेशर दोनों वेरी करेगा, है ना। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे और डेंसिटी का वेरिएशन ज़्यादा है। तो ऐसे जो है डेंसिटी और प्रेशर, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसी तरह से जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा उसी तरह किसी मीडियम में अगर आपका साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन विथ टाइम होते रहेगा। अब compressions are the region where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve, है ना। दिस इज द कंप्रेशन रीजन। जो आपको अपर पोर्शन ऑफ द कर्व में दिख रहा है जहाँ पे क्राउडेड ज्यादा है, वो अपर पोर्शन ऑफ द रीजन ऑफ द दिस ग्राफ है। तो ये कंप्रेशन रीजन है। ये इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ डेंसली है, कंप्रेस्ड है, इसमें भी वही है। इसका ये कंप्रेशन रीजन, इसका ये कंप्रेशन रीजन। दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ। Thus, the compressions are regions where density as well as pressure is high। मतलब कि कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों क्या होगा, ज्यादा होगा। और रेयरफैक्शंस क्या है फिर? रेयरफैक्शंस आर द रीजंस ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द वैली, है ना। जो वैली जो है वहां पे जो आपका दिख रहा है, ये आपका जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कम डेंस हैं पार्टिकल्स, और ये लोअर पोर्शंस ऑफ द ग्राफ है, तो ये चीज है, ये अलग हो रहा है। So this is the rarefactions region. That is the lower portions of the graph, right? A peak is called the crest and valley is called the trough। ये जो peak आपको दिख रहा है इसको crest बोलते हैं, और इसको जो valley आपको दिख रहा है उसको trough बोलते हैं। The distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefaction is called the wavelength। अब जैसे मैंने बताया भी आप लोगों को, इन दोनों के बीच का जो टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट है या टू कंजिक्यूटिव ट्रफ है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, है ना। इन दोनों के, इसके और इसके बीच के जो बीच का डिस्टेंस है, या इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट थिंग, इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में समझ लेते हैं कि वेवलेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एक दूसरे छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। लाइक क्रेस्ट, क्रेस्ट को हम लोग पिक भी बोल सकते हैं, और हमें बताया अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, ये क्या है, अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। और ये क्या होगा, कंप्रेशन रीजन। कंप्रेशन रीजन में क्या होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होता है। ट्रफ, ट्रफ क्या है, वैली। ग्राफ, ये जो ग्राफ दिख रहा है उसका जो वैली पोर्शन है उसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रफ, लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व, राइट। और ये क्या है, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम होता है, नेगेटिव ज्यादा दोनों कम होगा, राइट। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, ये हमने बताया भी कि वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, है ना। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट क्या है, मीटर। मीटर क्यों है, बिकॉज इट्स द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ दिस वन इज मीटर, राइट। नाउ वी विल सी अबाउट द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है,
फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितना जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा है ना, कितना जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा है। जैसे कोई बेल बजा रहा है तो कितना जल्दी जल्दी बजा रहे हैं। सपोज यू आर बीटिंग ए ड्रम, कोई ड्रम को आप पीट रहे हैं, राइट। तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम, मतलब कि एक समय में किसी यूनिट टाइम में आप ड्रम को कितनी बार बीट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value। हम लोग ने ये ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि डेंसिटी जो है एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगा, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक भी आएगा, है ना। The change in density from the maximum value to the minimum value again to the maximum value makes one complete oscillation। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो एक बार मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ शुरू कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू से एक नीचे मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है, मिनिमम वैल्यू से फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है। तो यहाँ पे जब जैसे ही ये कंप्लीट कर रहा है तो यही इसका क्या है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन है। तो द नंबर ऑफ सच ऑक्सीलेशंस, द नंबर ऑफ सच ऑक्सीलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो यही होगा कि एक यूनिट टाइम में आपका ये कितनी बार ऐसे ऑक्सीलेशन हो जा रहा है, ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर ले रहा है, यही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, राइट। तो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है किसी कोई भी पॉइंट, अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो ये मान लो, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब पूरा अपना शेप फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा तो वहीं तक इसका एक ऑक्सीलेशन होगा, लाइक दिस वन, it's started from, if it's starting from here it will end up till here, this is called the one oscillation। And if we count the number of the compressions or rarefaction that cross per unit time, we will get the frequency of the sound wave। अगर compressions और rarefaction को per unit time हम लोग काउंट कर पाते हैं तब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझ पाएंगे, गिन पाएंगे। It is actually represented by nu, इसलिए ग्रीक लेटर है न्यू जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI यूनिट है हर्ट्ज, its SI unit is hertz। The time taken by two consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point is called the time period of the wave। और एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम लोग दूसरे शब्दों में ही बोल सकते हैं, जैसे कि we can say that the time taken for one complete oscillation in the density of the medium is called the time period of the sound wave। हम है ना कि भाई इसको कंप्लीट करने में, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है वही इसका क्या है, टाइम पीरियड है। तब टाइम पीरियड का भाई क्या सिंबल क्या है, टाइम पीरियड का सिंबल है कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसका एस एंड द SI यूनिट इज सेकेंड, क्योंकि ये टाइम है इसलिए सेकेंड। अब दोनों के बीच में, टाइम पीरियड और आपका फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशंस है, जैसे दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था कि पर यूनिट टाइम में जो ऑक्सीलेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी था, और उस ऑक्सीलेशन में जो टाइम रहता है टाइम पीरियड था, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशंस, राइट। सो न्यू इक्वल्स टू 1/t, है ना। न्यू जो है आपका टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। A violin and a flute may both be played at the same time in orchestra। अब हम लोग देखेंगे कि what is pitch of a sound। अब pitch of a sound क्या, कैसे हम लोग समझ पाएंगे, है ना। तो उसको समझ लीजिए कि किसी भी ऑर्केस्ट्रा में कहीं पे आप गए हुए देखने, वहां पे वायलिन भी बज रहा है और फ्लूट भी बज रहा है ना। बोथ साउंड्स ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम, दोनों आपके पास कैसे पहुंच रहा है, वो एयर के थ्रू पहुंच रहा है, ईयर एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम, दोनों एक ही साथ पहुंच रहे हैं। बोथ साउंड्स ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स अलग होने के बावजूद जो है वो आपके कानों तक कैसे पहुंच रहा है, सेम टाइम में पहुंच रहा है, सेम स्पीड से निकल रहा है और सेम टाइम में पहुंच रहा है। बट द साउंड्स वी रिसीव आर डिफरेंट, है ना, लेकिन हमें जो सुनाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग है। क्यों भाई, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। ये क्या है, इस साउंड के साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं, प्रवृत्ति जुड़े हुए हैं। उनमें से एक क्या है, पिच। पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पिच है क्या, how the brain interprets the frequency of an emitted sound is called the pitch।
कि हमारा ब्रेन जो है उसको कैसे समझ पा रहा है, कैसे इंटरप्रेट्स कर पा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी से जो हमारे पास साउंड पहुंच रहा है उसको ब्रेन हमें कैसे समझ पा रहा है, वही क्या है, पिच है। परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, है ना, यही क्या है, पिच है। द फास्टर द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी। जितना फास्टर होगा आपका वाइब्रेशन, जितना जोर से वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। दस से हाई पिच, लो पिच के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हायर फ्रीक्वेंसी है हायर पिच, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा तो लो पिच होगा, है ना। ज्यादा तेज बोलिएगा तो ज्यादा जोर से सुनाई देगा, वही चीज है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। बहुत सारे चीज जो होता है, वायलिन हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, कोई बोल रहा है तो उसको डिफरेंट साउंड सुनने के लिए आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से उनको वाइब्रेट कराना पड़ेगा, तभी आप सुन पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं लो पिच क्या होता है और हाई पिच क्या होता है, राइट। हाई पिच साउंड कोरस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अगर हम हाई पिच का बात करें तो देखेंगे कि उसमें मोर नंबर ऑफ कंप्रेशंस और मोर नंबर ऑफ रेयरफैक्शंस होगा। यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत सारा, ये देखिए, अगर सेम टाइम, अगर दोनों का अगर टाइम हम लोग देख रहे हैं कि बराबर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंप्रेशंस, दो कंप्रेशंस, राइट। और यहाँ पे उसी टाइम में क्या है, बहुत सारे कंप्रेशंस और बहुत सारे रेयरफैक्शंस हो रहे हैं। मतलब कि अगर हाई पिच है तो ज्यादा कंप्रेशन और ज्यादा रेयरफैक्शंस होंगे, लो पिच है तो ज्यादा कंप्रेशन नहीं होगा और ज्यादा रेयरफैक्शंस भी नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव क्या होता है ना। ये क्या डिटरमाइंस करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, लाइक, है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे, एक ग्राफ से हम लोग समझ पाएंगे। ये एक तरफ जो मीन वैल्यू हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टरबेंस जो साउंड वेव का हो रहा है किसी भी साइड में, आइदर साइड ऑफ द दिस ग्राफ, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, वही क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव है। जैसे कि हम लोग ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव से डिटरमाइंस लाउडनेस या साउंडनेस ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो लाउडनेस होगा, कम होगा तो सॉफ्टनेस होगा। डिपेंड्स ऑन फोर्स विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है कि किस फोर्स से किसी वस्तु को पीटा जा रहा है, साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। लाउड साउंड ट्रेवल्स लार्जर डिस्टेंस। अगर लाउड साउंड है तो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर लो साउंड, लार्ज साउंड नहीं है तो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, इसके जस्ट उल्टा होगा। जैसे कि इफ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर ए लाउड साउंड, कैन यू टेल व्हाई? यस, लाउड साउंड कैन ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विथ हायर एनर्जी। इसमें एनर्जी ज्यादा होता है इसलिए काफी दूर तक चलेगा। A sound wave spreads out from its source. As it moves away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases. जैसे जैसे ये अपने सोर्स से निकलेगा और साउंड जैसे जैसे दूर जाते जाएगा सोर्स से, वैसे वैसे इसका लाउडनेस है, इसका एम्पलीट्यूड है, वो सब क्या होते जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड या सॉफ्ट साउंड या लो एम्पलीट्यूड और हाई एम्पलीट्यूड के साउंड को हम लोग ने देखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने समझा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो हम लोग ने क्या देखा था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द from the mean positions of the sound in positive direction or in negative direction is called your amplitude। ये आपका amplitude कहलाता है। ये किससे डिनोट होता है, A से, है ना, कैपिटल A से। and its unit is also meter because it is also distance। अब हम लोग देखेंगे the quality of sound। The quality or timbre of sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। क्वालिटी ऑफ साउंड से हमें पता चलता है कि कौन सा साउंड कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि जिसका भाई सेम आवाज से कोई बोल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये दिस इज द साउंड ऑफ दिस पर्सन, दिस इज द साउंड ऑफ दैट पर्सन, है ना। तो ये पता चलता है हमें कैसे, क्वालिटी ऑफ साउंड से। ये क्या क्वालिटी ऑफ साउंड डिस्टिंग्विश से साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। साउंड प्लीजेंट टू हियर को क्या, जो हमें साउंड सुनने में जो अच्छा लगता है उसको रिच क्वालिटी बोलते हैं। साउंड अनप्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड पुअर क्वालिटी।
सो वी हैव मेड द ग्राफ ऑल्सो, इसमें आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट साउंड होगा उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, है ना, एम्पलीट्यूड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा जो लाउडर साउंड होंगे, है ना। नाउ वी विल डिस्कस some questions here. Which wave property determines loudness and pitch? आप बताइए कि भाई लाउडनेस और पिच की साउंड की कौन से प्रॉपर्टी से डिटरमाइन होता है। The loudness of a sound depends on its amplitude. If the amplitude of sound is large, then the sound produced will also be loud. है ना, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका जो लाउडनेस है वो ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए लाउडनेस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड पे। और पिच बताइए, द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच, ए साउंड विल बी कंसिडर्ड ए हाई पिच साउंड इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई। ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगा तब वो ज्यादा पिच कहलाएगा, ठीक ना। तो हम पिच, और आप पिच समझ में आ रहा होगा, एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा होगा, लाउडनेस समझ में आ रहा होगा। सो वी आर गोइंग टू मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस व्हिच साउंड हैज ए हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। इसमें दोनों में से कौन से, किसका ज्यादा पिच होगा। The frequency of the vibrations of sound produced by a guitar is greater than that produced by a car. गिटार के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा, कार के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। सिंस द पिच ऑफ ए साउंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, पिच जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या प्रोपोर्शन होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा। सो द गिटार हैज ए हायर पिच देन ए कार हॉर्न, सो गिटार का आपका ज्यादा पिच होगा रेदर देन योर कार हॉर्न। पिच फ्रीक्वेंसी मतलब कितना जल्दी जल्दी वो वाइब्रेट कर पा रहा है, राइट। So we will also see the speed of sound and distance traveled by a point on the wave per unit time। यही होगा कि भाई एक यूनिट टाइम में किसी वेव को का ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, वही इसका डिस्टेंस होगा। स्पीड होता है नॉर्मली क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिनोटेड बाय v, and what is going to be the distance is going is lambda per unit time में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। we have seen the wavelength पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे लैम्डा, जो एक ऑक्सीलेशन पूरा कर पा रहा था। और ये दो ट्रफ और दो क्रेस्ट था उसका जो डिस्टेंस था उसको हम लोग बोल रहे थे लैम्डा। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा लैम्डा, एंड इफ यू डिवाइड इट बाय टाइम, जो उसको एक ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लग रहा है, देन इट विल बिकम वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड, दैट इज v इक्वल्स टू लैम्डा बाय t। हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, it is the distance traveled by the sound wave in one time period of the wave। thus यही होगा आपका v equals to nu equals to lambda v, है ना। तो ऐसे हम लोग करके निकाल सकते हैं। so there is relations between speed of sound, wavelength and frequency, that is speed equals to wavelength into frequency, speed equals to wavelength into frequency, speed of sound। The speed of sound remains almost the same for all frequencies in a given medium under the same physical conditions। ये जो है आपका लगभग बराबर होता है, सभी जगह पे स्पीड ऑफ साउंड बराबर होता है। अगर गिवन फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है तो ये बराबर होगा। तो आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस स्लाइड, लाइक यही है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, है ना, और v वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v बाई लैम्डा। तो ये आपका आ रहा है रिलेशंस, वी हैव फाउंड द रिलेशंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड, है ना। अब देखिए हाउ डज स्पीड वेरी विद डिफरेंट मीडिया, ये स्पीड जो है कैसे ये वेरी करता है ना। स्पीड ऑफ साउंड वेरी विद प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, कि भाई क्या प्रॉपर्टी है आपका मीडियम का, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कैसे वो किसमें हम किस चीजों से हम गुजार रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। और किस इसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है उस जगह पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना। तो हम लोग इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। लाइक साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड, किसी निश्चित स्पीड से ये गुजरेगा।
The sound of a thunder is heard a little later than the flash of light is seen, है ना। हम लोग इसको ऑब्जर्व करने के बाद बोल पाते हैं कि the speed of light is more than the speed of sound, है ना। The speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels. किसके थ्रू ये गुजर रहा है उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। The speed of sound in a medium depends also on temperature and pressure of the medium. The speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state, है ना। स्पीड ऑफ साउंड जो है हमेशा ज्यादा होगा किसमें, सॉलिड में। और जैसे जैसे गैसियस स्टेट में हम लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड जो है चेंज होते जाएगा, कम होते जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, air, water और iron, that sound travel fastest at a particular temperature? ये अभी मैंने बताया ही है आपको। The speed of sound depends on the nature of the medium. साउंड का जो स्पीड है किसी भी वस्तु के नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, इट्स स्पीड डिक्रीजेज इन लिक्विड्स एंड इट इज स्लोवेस्ट इन गैसेज। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उसके बाद और गैस में सबसे कम। देयरफॉर ए गिवन टेम्परेचर साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन आयरन, है ना। Some other questions which we haven't discussed in the previous lectures, so we are going to see that also, like what are wavelength, frequency, time period and amplitude of sound. ये आप लोग खुद से भी आंसर कर सकते हैं, है ना। तो वेवलेंथ क्या चीज है, वेवलेंथ क्या था, the distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is known as the wavelength. its SI यूनिट क्या था, मीटर, है ना। ये क्योंकि ये डिस्टेंस है, दोनों मेजर करता है। या टू क्रेस्ट बोलिए, टू ट्रफ बोलिए, उसका डिस्टेंस, पीक, दो लगातार पीक या दो लगातार वैली के बीच का डिस्टेंस, ये वेवलेंथ होगा। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव। एक सेकेंड में कितना बार वो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर पा रहा है, वही आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या था, हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड, अब इस एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द क्रेस्ट और ट्रफ बाय ऑफ ए साउंड इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। उस समय हम लोगों ने देखा था कि द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द इट्स मीन पोजीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही आपका एम्पलीट्यूड है, राइट। The next question is, how are the wavelength and frequency of a sound wave related to its speed? Speed, wavelength and frequency of sound wave are related by the following equations. ये हम लोग ने देखा है कि भाई V equals to lambda nu, है ना, wavelength into frequency. And one other numerical is calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second in a given medium. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ, हमें क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव दिया हुआ है दैट इज 220 Hz, स्पीड ऑफ साउंड वेव भी दिया हुआ है किसी भी मीडियम में, वो कितना दिया हुआ है, 440 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि भाई स्पीड है तो स्पीड का यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकेंड। और साउंड वेव में हम लोगों ने अभी एक रिलेशन डेराइव किया है, क्या, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होता है। v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, है ना। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, v अपॉन न्यू। तो v हमें पता है कितना, 440, और न्यू पता है कितना, 220। दोनों को अगर हम काटते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 मीटर। हेंस द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 2 मीटर। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ जो है साउंड का कितना होगा, 2 मीटर, राइट। वन अदर क्वेश्चन इज, a person is listening to a tone of 500 Hz sitting at a distance 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions from the source? ये कौन बताएगा भाई, ये टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू होता है 1 by फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होता था 1 by t, बट अगर t उस तरफ गया, लेफ्ट साइड में गया,
तो फ्रीक्वेंसी राइट साइड में आएगा तो अपॉन हो जाएगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो 1/500, तो सीधा आंसर है आपका इट्स कमिंग टू बी 0.002 सेकेंड, राइट। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड, सो इसका हमें यूनिट क्या देंगे, सेकेंड। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।